एक नज़र देख लेते हैं जिस प्रश्न की बात की जनरल साहब ने, जब धमाके हो गए फिर क्या कहे थे अमेरिकी सदर, वो भी देखिए ज़रा। खैर चिश्ती साहब, ये जो बात अभी जनरल साहब ने की कि आप अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, पाकिस्तान की पॉलिसी वही है वी इंडिया, और अब वक्त ने साबित किया है कि वो दुरुस्त है। जब भी भारत एग्रेशन करेगा वी मस्ट रिस्पॉन्ड, इज दैट करेक्ट? आपका जवाब देने से पहले मुझे इजाजत दें, जो जनरल साहब ने बात की मैं उसको सिर्फ टच अपॉन करूंगा। देखिए, हमारा ये परसेप्शन शायद गलत है कि किसको क्रेडिट देना चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा कि उनको भी क्रेडिट देना चाहिए जो बहुत बड़ी तादाद में साइंटिस्ट, हमारे पाकिस्तानी नेशनल्स, एक्सपैट्रिएट, इंजीनियर्स, ट्रेडर्स, जो अनसंग हीरोज हैं पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि उन्होंने कभी ना सामने आने दिया गया, उन्होंने ना भी शायद आना भी चाहते थे। क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि न्यूक्लियर बनने के लिए ऑफ द शेल्फ कुछ नहीं खरीदा गया, कोई मार्केट में नहीं था कि जाके परचेज करें और जहाज में लोड करवा दें और वहां से यहाँ लैंड करेगी तो हम न्यूक्लियर हो गए। आई थिंक हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स जो कंट्रीब्यूट किए वो ऐसे अनसंग हैं हमारे, जिसको मैंने कहा है साइंटिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन होंगे, पता नहीं किस किस कवर में, कोवर्ट या अदरवाइज, उन्होंने चीजें पहुंचाई होगी, एयरलिफ्ट करवाई होगी, स्मगल करवाई होगी, आई डोंट नो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ दोस पीपल जिनको क्रेडिट जाना चाहिए। और सारी लीडरशिप को क्रेडिट इसलिए जाता है कि मैं डॉक्टर कदीर खान से कई दफा मिलने का मुझे एजाज हासिल है अपनी जिंदगी में, तो वो चाहे किसी भी हुकूमत ने, किसी मिलिट्री लीडर ने, किसी पोलिटिकल लीडर ने ऐसा कभी फैसला नहीं किया था कि इसको रोक दें प्रोजेक्ट को। ये एक नेशनल कॉज थी, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए, ये जो एब्सोल्युटली इसमें कोई शक नहीं है कि अगर न्यूक्लियर आज हमारे पास ना होता तो ये जो 10 तारीख को सीज फायर हुई थी, मेरा मानना ये है कि नहीं होनी थी। क्योंकि इंडिया को पता था कि अब अगर पाकिस्तान ने हिट बैक किया है, जो मैं पहले भी कई दफा कह चुका, इतनी मैसिव हिटिंग थी कि हमने टनेज जो गिराई है वो 65 वॉर के 17 दिनों की जंग से ज्यादा टनेज गिराई है 5 घंटों में पाक फिजाई है, ये मैंने कैलकुलेट किया। अगर इतनी बड़ी टनेज हिंदुस्तान बर्दाश्त कर सकता था तो उसको हमारा न्यूक्लियर एनर्जी पता था। हमारे न्यूक्लियर होने के 2 फायदे, आज तक हिंदुस्तान, हमें आपने नोट किया होगा जब से हमने एक्सप्लोजन किया है, हिंदुस्तान दुनिया की नजर में साबित करने पर डटा हुआ है और डिटरमिन्ड है कि वो साबित करें कि हम इररिस्पांसिबल न्यूक्लियर स्टेट है। राइट। आज ये जो जिस स्टेट पोजीशन पर हम खड़े हैं, हमने ये साबित किया है दुनिया के सामने कि हम कन्वेंशनल वॉर का थ्रेशोल्ड ही इतना ऊपर ले गए हैं कि न्यूक्लियर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौमें वो हमें न्यूक्लियर तब जाने की जरूरत पड़े कि हमारी कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड इतनी शॉर्ट के नीचे आ जाए कि हम जरा सा कोई बॉम्बिंग हो हमारे पास या ड्रोन फेंके जाए या हमारे एयर बेसिस पर हमला हो तो हम न्यूक्लियर बटन पे चले जाए और दुनिया को कहें कि हम न्यूक्लियर बटन दबाने लगे। हमने दुनिया को पावर किया है कि हमारा हिट लेने का भी स्टैमिना बहुत है और हिट करने का तो बहुत ही ज्यादा है। तो अपने 10 तारीख को हमने साबित किया है, तो हमने अपनी थ्रेशोल्ड साबित की है, बोथ वेज, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव बोथ। सही। सो जनरल साहब, अब क्या हो रहा है भारत में? एक्सरसाइज कॉल कर दी है, मीडिया के अंदर बातें हो रही हैं, क्या इस वक्त अफोर्ड कर सकता है भारत की दोबारा आए लड़ाई? देखिए, चैलेंजिंग है, बट एज अ मिलिट्री मैन मैं कभी भी उनकी इंटेंशंस भी उन्होंने शो की हैं। वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है, बंद गली में अपने आप को पहले ले जाता है, उसके बाद एक पॉलिटिकल आज भी मुझसे कोई सवाल करता है कि जी नेशनल जो लीडरशिप है भारत की उसने ये डिसीजन लिया। इट्स नॉट अ नेशनल लीडरशिप, ये तो एक इनसेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक इनसेन इनस्टेबल डिसीजन मेकिंग, एरेटिक डिसीजन मेकिंग। दुनिया को तो अब इनसे जो आर्सनल इनके हाथों में है न्यूक्लियर के, ये 2 बिलियन पीपल इन दिस रीजन और पूरा वर्ल्ड जो है उस पर खतरे में आ गए, इसलिए तो दुनिया ने इतनी जल्दी स्क्रैम्बल की है। ये इट इज़ नॉट दिस कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में या पाकिस्तान की, उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ही एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस जोन, ये जो कश्मीर के, दिस इज द मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट। और वहां पे इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट और उनके अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो पॉलिसी है वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो और अच्छा फिर पिल्फरेज, इलिसिट ट्रेड, स्मगलिंग, जितनी अभी चोरी के इंसिडेंट हुए हैं सिंस दे हैव दिस न्यूक्लियर, इनके मिसाइल मटेरियल्स भी और इससे रिलेटेड मवाद भी और रिकॉर्डेड हैं। अब कुछ स्टांसेस तो ऐसे हैं जिसपे इंडियंस ने कन्फेस किया कि हाँ ये इंसिडेंट हुए हैं और उस पर पनिशमेंट्स दी गई हैं लोगों को, तो इसका मतलब है कि इट इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। तो आईएई को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना होगा। एज फार एज वॉर इज कंसर्न, देखिए जब तक इसके बिहार के इलेक्शन से पहले भी ये कुछ कर सकता है, अगले इलेक्शन से पहले ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी तक इससे वो हजीमत उठाई नहीं जा रही। अब इंडिया में बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से लोग बोलना शुरू हो गए हैं
वो क्वेश्चन कर रहे हैं कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ दिस मोदी की गवर्नमेंट जो है जी। अब उसकी जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है दैट इज अंडर क्वेश्चन। अब उस परफॉर्मेंस से फिर निकलने के लिए देखिए ना, झूठ बोल रहे हैं, उसकी वे ऑफ टॉकिंग देखें, जिस तरीके से जलसे से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो केमिस्ट्री है, दैट इज फैनेटिक। और वो ऐसे अभी तक उसकी वो जो घमंड है या जो हिब्रिस्टिक उसके अंदर फील है, वो दैट इज नॉट गोइंग। तो हैविंग सेड दैट, कैपेसिटी कैपेबिलिटी के ऊपर बेस करके हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि हम, और जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अभी चिश्ती साहब बात कर रहे थे, ये एक आई थिंक डिबेटेबल चीज़ है कि ये पाकिस्तान के पास अभी स्पेस बड़ी है या कम हुई है। विद दिस माइंड सेट इट इज़ अंडर क्वेश्चन। ये तो बाद में डिबेट होगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। बट एक चीज़ इज़ वेरी क्लियर, पाकिस्तान अपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट, चाहे कश्मीर हो, चाहे हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो, चाहे हमारी सॉवरेनिटी हो, चाहे हमारा पानी हो, पाकिस्तान विल यूज ऑल मींस अवेलेबल एट इट्स डिस्पोजल, वरना तो हम अपने 25 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती करें। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद क्या डिफरेंस है पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में और भारत के जौहरी प्रोग्राम में, राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, लेकिन पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज है, जबकि भारत का जौहरी प्रोग्राम मुतअद्दिद बार आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। भारत के जौहरी प्रोग्राम के गैर महफूज होने के हवाले से कुछ वाक़यात आपके सामने हैं। भारत का जौहरी प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के हवाले से न सिर्फ भारत बल्कि आलमी बरादरी के लिए शदीद तशवीश का बाइस बन रहा है। भारत में 1994 से अब तक मुतअद्दिद बार एटमी मवाद चोरी और स्मगलिंग के वाक़यात हो चुके हैं। नवंबर 1994 में भारत से 2.5 किलोग्राम यूरेनियम स्मगल करने की कोशिश की गई। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के माहिर के मुताबिक ये जो पकड़ी गई यूरेनियम है, ये एक इंतहाई ख़तरनाक डेवलपमेंट थी। उसके अलावा जुलाई 1998 में तमिलनाडु से 8 किलोग्राम चोरी शुदा एटमी मवाद बरामद हुआ। एक पूरी सीरीज़ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, किस किस वक्त आलमी बरादरी ने भी परेशान कुन डेवलपमेंट्स देखी हैं। चिश्ती साहब, जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा कि इंटरनेशनली एक रिकग्निशन आ रही है भारत के हवाले से। भारत के अंदर सवाल हो रहा है कि इस पूरी पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इंटरनेशनल वर्ल्ड किधर थी? जो एक भारत में तासुर था कि पाकिस्तान को हम अलहदा कर देंगे, वो खुद सेक्लूडेड नज़र आए। क्या इसमें जौहरी प्रोग्राम भी एक अहम रीज़न है? जौहरी डेफिनेटली एक फैक्टर है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल फाइट हुई है, पाकिस्तान ने जिस तरह सरप्राइज दिया, आर्म फोर्सेस ने, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह सरप्राइज दिया दुनिया को, देखिए मेरा मानना ये है कि जो दो मुल्क लड़ रहे होते हैं वो तो अपनी सही या गलत आइडियोलॉजी की वजह से लड़ रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट लेते हैं, और मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो कोई स्टेक होल्डर नहीं होते, वो अपने लेसन ड्रॉ कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, अपने वेपन्स की कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं, अपनी सेल्स को कम और ज्यादा करने के फिक्र में लगे होते हैं। तो 3 कैटेगरीज है हमारी। और जैसे तुर्की था, चीन था, हमारे साथ ऑल आउट था, और बहुत सारे मुल्क ऐसे थे जो स्पेक्टेटर कैटेगरी के होंगे, जो वैल्यूएट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान ने कैसे PL-15 इंप्लॉय किया है, JTC को कैसे इंप्लॉय किया है, इंटीग्रेशन कैसे किया है, हिंदुस्तान ने राफेल को कैसे यूज किया है। वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट और बिजनेस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एलिमेंट की वजह से बहुत एक एलिमेंट था, तभी अमेरिका ने, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने और प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये इररिलेवेंट है, ये तो लड़ते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है खुद ही ठीक हो जाएंगे, इनका हजारों साल के झगड़े हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर इतनी मैसिव पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स किया था, अपनी सोवरेनिटी को जब चैलेंज होते देखा पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज ने, तो आपने नोट किया कि फिर सबने नोटिस लिया, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान शायद ये चाहता था कि वो अपने नुक्ता नजर से पाकिस्तान को पनिशमेंट देके, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, तो हमने तो इनको इंटीमेट कर दिया था कि हम टेररिस्ट हाइड आउट के पीछे आएंगे, पता नहीं ये फौज हमारे मुकाबले में, ये एयरफोर्स हमारे मुकाबले में क्यों आ गई है। तो आई डोंट नो, वो कोई डिसइंटीग्रेटेड दुनिया का सबसे मुल्क कोई हो, सीरिया भी हो, वो भी इसी तरह शायद रिस्पॉन्ड, वो समझ रहे होंगे उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आएगा। दे फॉरगॉट कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, दे फॉरगॉट कि हमारी भी एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भी है, एयरफोर्स टॉप ऑफ द लाइन, बेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज को हम 19 इंडक्शंस कर चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। सो व्हाट डिड दे थिंक ऑफ आर्म फोर्सेस?
लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने नोट किया 2 हफ्ते में पॉइंट ऑफ व्यू बदला, तो बदला इसी वजह से था कि जिस तरह मैसिव रिटेलिएशन की, पर्टिकुलरली 10 तारीख की जो सुबह को, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट और दूसरों ने रियलाइज किया कि अगर इंडिया भी रिटेलिएट करता है तो फिर तो ऑब्वियसली बटन सारे ओपन होने शुरू हो जाएंगे और अनफोल्ड होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज वाई न्यूक्लियर एलिमेंट हमारे अंदर ना होता, हमारी कैपेबिलिटी ना होती, तो आई एम श्योर वो लुक द अदर साइड वाला काम करते हैं कि चले थोड़ा सा अगर हिसाब बराबर होता है तो पाकिस्तान को कर दें और फ्लैटन आउट कर दें। राइट, सो डेटरेंस यकीनन है। मीनवाइल जो तालिबान ने पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाइयों पर पाबंदी लगा दी है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। आपको याद होगा फरिया, आपके प्रोग्राम में मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि वेस्टर्न फ्रंट पे हमें चीज़ें कूल डाउन करनी है। अब बहुत अच्छी बात है कि तालिबान के अंदर रियलाइजेशन हो रही है कि काबुल के अंदर जो भी इंटरम सेटअप बैठा हुआ है ये काबुल के लोगों के लिए, उनके पे ऊपर पहला हक अफगानिस्तान की पॉलिसी है, न कि किसी और मुल्क के वो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर एक क्लाइंट बनकर अपनी रवायात से हटकर, अपने कल्चर से हटकर और वो सारी चीज़ें भूलकर जो पाकिस्तान ने उसके खिलाफ। देखिए, अफगानिस्तान में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो है वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भी एक इनस्टेबल जो अफगानिस्तान है उसके लिए भी उतना ही खतरनाक है। तो आई थिंक चाइना का फैक्टर इन होने के बाद, चीज़ें होने के बाद, अब वहाँ पे एक लार्जर रियलाइजेशन है, वहाँ पे इंटरनल प्रेशर्स भी बहुत डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। आप कब तक इस असले के ऊपर और वॉर इकॉनमी के साथ जुड़े रहेंगे? एक नेशन ने आगे अगर बढ़ना ही है तो आई थिंक उनके यूथ का भी प्रेशर बिल्ट हो रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग। जब आपका वेस्ट, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो बाकी भी फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर है, इससे फितना जो अल-खवारिज खैबर पख्तूनख्वा के इन एक्टिविटीज़ की वजह से इट विल गो डाउन, और पाकिस्तान को अब ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल होगी। चाइना का अहम रोल है, फिर रीजन का रोल है, सेंट्रल एशिया को जहाँ से थ्रेट डेवलप हो रही है। तो आप कब तक अफगानिस्तान की लोगों की ज़िंदगियों के साथ और उनकी किस्मत के साथ खेलते रहेंगे? ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन होती है। जब फ़र्ज़ करें वो कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में करेंगे तो नेबरिंग कंट्रीज़ को वैसे ही खौफ आना शुरू हो जाता है। तो आपके तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर मौजूद है, बैंड आउटफिट्स है, वो उनके लिए एक हैप्पी होम बना हुआ है जी। वो कंफर्टेबली वहाँ जाते हैं, उनको लोग हार्बर भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान की तमाम हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व हो। तो अब लगता है कि देयर इज़ अ पॉलिसी शिफ्ट और इसको सीरियसली वो लेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। राइट, तो अफगानिस्तान के लिए भी बहुत साउथ एशिया का पावर इक्वेशन चेंज हो गया जी। ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो सही अपनी जगह पे आ गया है, और पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये सारा एक अहम रोल अदा करने जा रहे हैं।